वेलकम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में हम लोग आज फर्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था आंग्ल मैसूर संघर्ष, उस पर पुनः एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ लिया था। 4 युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुए थे। इन चारों युद्धों में अब बारी आती है द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से 1769 ईस्वी में समाप्त हो गया था और इसके बाद दोनों पक्षों के द्वारा, विशेषकर हैदर अली के द्वारा ये आशा जताई जा रही थी कि ये संधि जो है दोनों पक्षों में काफी समय तक शांति स्थापित किए रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप देखिए 1769 में ही ये संधि हुई थी और 1769 के लास्ट तक जाते जाते दोनों पक्षों के बीच पुनः मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। इसका कारण क्या था? जब हम द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारण पढ़ेंगे तो उसमें सर्वप्रथम हमारा जो बिंदु या हमारा पॉइंट आएगा वो है मद्रास की संधि का उल्लंघन। अब आप देखिए ये उल्लंघन किसके द्वारा किया गया था? ये उल्लंघन अंग्रेजों ने किया था। संधि की शर्तों के तहत अंग्रेजों ने हैदर अली से ये वादा किया था कि जब भी कोई दूसरी शक्ति मैसूर पर आक्रमण करेगी तो अंग्रेज अपनी सैनिक सहायता उसको प्रदान करेंगे, लेकिन अपने इस वचन को अंग्रेजों ने नहीं निभाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1770 ईस्वी में मराठों ने जब मैसूर पर आक्रमण किया तो आपने उस संधि की शर्त के तहत अंग्रेजों को हैदर अली को सहायता देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अंग्रेज बिल्कुल शांत बैठे रहे और मराठों से हैदर अली को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो स्वाभाविक है इस कंडीशन में हैदर अली अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गया और उसे ये भी महसूस होने लगा यदि भविष्य में इस तरह से मैसूर पर कोई भी शक्ति अटैक करती है तो अंग्रेज किसी प्रकार से कोई सैनिक सहायता नहीं करेंगे। दूसरे कारण के रूप में आप लिखिएगा अंग्रेजों का माही पर आक्रमण। 1779 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेजों ने माही पर आक्रमण किया। माही और मालाबार के तट जो थे वो हैदर अली के शासन के अंतर्गत आते थे, किंतु माही पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो अंग्रेजों की ये जो कार्रवाई थी माही पर आक्रमण की, इससे भी दोनों के बीच जो मतभेद थे उनमें बढ़ोतरी हुई और निश्चित रूप से दोनों के लिए संघर्ष का एक कारण बने। तीसरे कारण के रूप में आप लिखिएगा गुंटूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास। आप देखिए गुंटूर एक जागीर थी जहां पर निजाम के भाई बालासात जंग का अधिकार था, यानी ये जागीर निजाम के भाई बालासात जंग के अधिकार क्षेत्र में आती थी और बालासात जंग और फ्रांसीसियों के बीच बहुत मधुर संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसे अंग्रेज स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए जब अंग्रेजों के द्वारा बालासात जंग को ये मैसेज करवाया गया कि गुंटूर की जागीर वह अंग्रेजों को सौंप दे, तो बालासात जंग ने अंग्रेजों को ये रिप्लाई किया कि वह सेना भेज करके गुंटूर को अपने अधिकार में कर दे। अंग्रेजों के लिए ये बड़े शर्म की बात थी कि कोई उन्हें चुनौती दे और उसे वो एक्सेप्ट ना करे। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अपनी एक सेना गुंटूर पर अधिकार करने के लिए भेजी। अब आप देखिए ये गुंटूर पर अधिकार करने का जो प्रयास था वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच किस तरह से विवाद का कारण बना। गुंटूर के लिए जो मार्ग जाता था वो मार्ग निजाम के राज्य और मैसूर राज्य में से होकर के जाता था। स्वाभाविक है
एक नियम के अनुसार जब आप किसी के यहाँ से मार्ग से गुजर रहे हैं तो उस राज्य की अनुमति लेना आवश्यक होता है। अब ना तो अंग्रेजों ने निजाम से इसकी अनुमति मांगी और ना ही हैदर अली से कि उनकी सेना उनके राज्यों से गुजर रही है तो कृपया इसकी अनुमति दी जाए। तो स्वाभाविक है हैदर अली भी अंग्रेजों से रुष्ट हो गया और निजाम भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों में ये कारण भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है भूतपूर्व पर अंग्रेजों का प्रयास। इसी तरह से आप देखिए राघोबा से अंग्रेजों ने 1775 ईस्वी में संधि कर ली। राघोबा कौन था, आप पढ़ भी चुके इसके बारे में। ये विद्रोही मराठा सरदार था जो स्वयं पेशवा बनना चाहता था और अंग्रेज उसे बार बार ये आश्वासन दे रहे थे कि वह निश्चित रूप से उसे एक दिन मराठा राज्य का पेशवा बनाएंगे, जबकि अन्य मराठा सरदार और स्वयं पेशवा जो था वो राघोबा और अंग्रेजों के इस संबंधों को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और मराठों और अंग्रेजों के बीच संबंध बिगड़ने के कारणों में से एक कारण अंग्रेजों द्वारा राघोबा को अपने आश्रय प्रदान करना था। तो जब अंग्रेजों द्वारा राघोबा के साथ संधि कर ली गई तो मराठे जो थे मराठे भी अंग्रेजों से रुष्ट हो गए और ये शायद एक राजनीतिक दृष्टि से बड़ा उचित अवसर था जब हैदर अली और मराठों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सकते थे और इसका पूरा लाभ हैदर अली के द्वारा उठाया गया। और इसी समय क्योंकि निजाम भी गुंटूर को लेकर के अंग्रेजों से असंतुष्ट था तो मराठे एंड निजाम दोनों ही हैदर अली को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध इस त्रिगुट का निर्माण हुआ। अब इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा युद्ध का प्रारंभ होना या युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं। आप देखिए 28 मई 1780 ईस्वी को हैदर अली अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से बाहर निकला और अंग्रेजों के विरुद्ध उसने बेंगलोर की ओर उसने प्रस्थान कर अपनी सेना संगठित कर ली, क्योंकि हैदर अली युद्ध की पूरी तैयारियां कर चुका था और अंग्रेज भी अपने युद्ध की तैयारियों को पूर्ण कर चुके थे और किसी तरह से वो युद्ध में विजय होने के लिए हर प्रयास करने को तैयार थे। वेली और फ्लेचर मुनरो के द्वारा वेली और फ्लेचर को हैदर अली के विरुद्ध भेजा गया। इसको नोट करेगा, वेली और फ्लेचर को हैदर अली के विरुद्ध भेजा गया। 10 सितंबर 1780 ईस्वी को अरनी नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ जिसमें फ्लेचर मारा गया और वेली को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। फ्लेचर अरनी के युद्ध में मारा गया और वेली को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। इसके बाद अक्टूबर 1780 ईस्वी में हैदर अली द्वारा अर्काट पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। इसके बाद आप देखिएगा इस समय जो था जब अर्काट पर हैदर अली ने आधिपत्य स्थापित कर लिया तो ये अंग्रेजों की प्रतिष्ठा जो थी वो न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गई थी। अंग्रेज किसी भी सूरत में युद्ध को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। अतः आयरकूट को एक विशाल और शक्तिशाली सेना के साथ भेजा गया। इसके बाद जून 1781 में जून 1781 ईस्वी में पोर्ट नोवा नामक स्थान पर आयरकूट ने हैदर अली को परास्त किया। पोर्ट नोवा या पोर्ट नोवो नामक स्थान पर हैदर अली को आयरकूट द्वारा परास्त किया गया। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजों की विजय प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इस समय दुर्भाग्य ये था कि अंग्रेजों के पास रसद सामग्री का अभाव हो गया था, इसलिए आयरकूट जो था वह पुणे लौट गया और उसने अपने पद से त्यागपत्र
दे दिया। इसके बाद आप देखिएगा किसी तरह से पुनः आयरकूट को समझा बुझा करके हैदर अली के विरुद्ध भेजा गया और 27 सितंबर 1781 ईस्वी को 27 सितंबर 1781 ईस्वी को शोलिंगर नामक स्थान पर हैदर को बुरी तरह से पराजित किया गया आयरकूट के द्वारा। शोलिंगर नामक स्थान पर हैदर अली को आयरकूट द्वारा बुरी तरह से परास्त किया गया और 2 जून 1782 को अरनी नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच जो युद्ध हुआ वह अनिर्णायक रहा। इस तरह से आप देखिए अंग्रेजों द्वारा हैदर अली को शिकस्त देना प्रारंभ हो चुका था, लेकिन पुनः हैदर अली ने अपने आप को संगठित करा और अंग्रेजों को चुनौती देने में वह सफल हो सका। लेकिन यहाँ फिर दुर्भाग्य शायद हैदर अली का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस समय मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई जिसे सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है। जब अंग्रेजों और मराठों के बीच संधि हो गई तो जो मराठे अभी तक अंग्रेजों का हैदर अली का साथ दे रहे थे, अब उन्होंने युद्ध में हैदर अली का साथ छोड़ दिया। जब मराठे साथ छोड़ के चले गए तो आप देखिए इसी प्रकार से निजाम को भी अंग्रेजों ने अपने कूटनीतिक चातुर्य से अपने पक्ष में कर लिया और निजाम भी हैदर अली का साथ छोड़कर युद्ध मैदान से चला गया। इस तरह आप देखिए फिर दोनों पक्ष जो थे, क्योंकि हैदर अली को मराठे और निजाम का साथ छोड़ देने के बाद उसकी स्थिति जो थी वो काफी निर्बल हो गई थी और अंत में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। संधि का कारण क्या था आप देखिए, यद्यपि हैदर अली निरंतर हर स्थिति में अंग्रेजों से संघर्ष करने को तैयार था, लेकिन ये मैसूर राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। जबकि 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। इससे मैसूर राज्य की शक्ति जो थी उसको काफी गहरा आघात पहुंचा और फिर युद्ध की कमान हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा संभाली गई। क्योंकि मराठी और निजाम मैसूर का साथ छोड़ चुके थे, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी, तो टीपू सुल्तान अभी परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों से संधि करने के पक्ष में था और उसी के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में, क्योंकि अंग्रेजों की सेनाएं मंगलोर तक पहुंच गई थी, तो टीपू सुल्तान ने संधि करना अधिक उचित समझा परिस्थितियों को देखते हुए और दोनों के बीच 1784 ईस्वी में ये मंगलोर की संधि संपादित हुई। संधि की शर्तें जो थी उसके तहत आप देखिए दोनों पक्षों ने युद्ध के दौरान एक दूसरे के क्षेत्रों पर जो आधिपत्य स्थापित किया था उन्हें लौटाने का वचन दिया। साथ ही साथ टीपू सुल्तान के द्वारा जो युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए थे उन युद्ध बंदियों को भी मुक्त करने या रिहा करने का आश्वासन दिया और इसी समय अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक एकाधिकार की मांग टीपू सुल्तान के सामने रखी गई, जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। इस तरह से आप देखिए ये मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ये आपको याद भी रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं, क्योंकि द्वितीय युद्ध का आधे से ज्यादा भाग जो था वो हैदर अली के द्वारा संचालित हुआ था और मैसूर राज्य के उत्थान में मैसूर राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने में हैदर अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मैसूर राज्य के शासकों में निसंदेह उसका नाम जो है वो सर्वोपरि है। अब उस हैदर अली के मूल्यांकन की यदि हम बात करें, देखिए जब हम किसी भी कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो उसका मूल्यांकन किए बिना वह टॉपिक अधूरा होता है। पॉइंट्स हमेशा की भांति आप देखिए हम पूरा हैदर अली को पढ़ चुके हैं। वह एक बहुत ही योग्य
वीर और साहसी सेना नायक था। निसंदेह उसमें कहीं भी कुशलता का अभाव नहीं था। समय समय पर उसके द्वारा कूटनीतिक नीतियां जो थी उनको भी अपनाया गया था, इसलिए उसे हम एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी कह सकते हैं। जैसे मराठों और निजाम को अंग्रेजों के विरुद्ध अपने पक्ष में करना, जैसे अंग्रेजों द्वारा कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए बार बार प्रयास करना। इसी तरह से आप देखिए एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी हम हैदर अली का मूल्यांकन कर सकते हैं। जो अव्यवस्थित मैसूर का राज्य उसे मिला था, एक साधारण सैनिक और सबसे बड़ी बात निरक्षर होने के बाद एक साधारण सैनिक होते हुए उसने अपनी योग्यता से मैसूर राज्य के पहले सेना में और बाद में शासक पद पर अपने आप को सुशोभित किया था। इसके बाद आप देखिए अस्त व्यस्त मैसूर की राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करके उसने एक योग्य प्रशासक की भूमिका भी निभाई थी और अपने आप को एक योग्य प्रशासक भी सिद्ध किया था। प्रशासक के रूप में जैसे अच्छी राजस्व व्यवस्थाएं स्थापित करना, योग्य अधिकारियों की नियुक्त करना, विभिन्न राजनीतिक विभागों का निरीक्षण करना और सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से स्थापित करने का कार्य जो है वो हैदर अली के द्वारा किया गया था। इस तरह से हम इन पॉइंट्स के आधार पर हैदर अली का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम टीपू सुल्तान और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए